ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो हमने लास्ट सेशन में, अपने प्रीवियस सेशन में, इस टेबल का एक मॉडलिंग करना और उन पे मटेरियल असाइन करने का प्रोसेस देखा था। ठीक है, आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, इसका एक इमेज जनरेट करना, उसके लिए यानी कि रेंडर निकालना इसका ऑब्जेक्ट का, और दूसरा हम सेकंड क्या देखेंगे, अगर हमें अपनी ड्राइंग को मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोडक्शन के लिए भेजना है ये टेबल को, तो उसके लिए हमें इनकी ड्राइंग जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आपने 3D मॉडल बना रखा है तो आपको बार बार कैड पे जाके बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने 3D मॉडल से ही ड्राइंग्स को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो प्रोसेस जनरेट करने से पहले, ड्राइंग जनरेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका एक रेफरेंस इमेज सेव कर लेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वीरे पे जाके यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर पे प्ले कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आपका रेंडर दिखने वाला है। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। ओके, ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा मॉडल रेंडर दिख रहा है। अब ये कलर थोड़ा सा डार्क है, तो मैं इस कलर को थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। लाइट करने के लिए क्या करना है, हमने पहले पिकर से, मटेरियल पिकर से जाके इसके मटेरियल को पिक किया, देन हम वीरे पे गए, इसको एक्सपेंड किया, मटेरियल पे गए, इसके कलर को थोड़ा सा हमने ग्रे कलर की तरफ टेंड कर लिया। अब हमने एक इंटरेक्टिव रेंडर प्ले किया। ठीक है, हल्का से ग्रेइश आ गई इसमें ब्लैक की जगह पे। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रेंडर के लिए प्रोसेस कर सकते हो। प्रोसेस करने के बाद रेंडर इमेज को आप सेव कर लेगा। रेंडर इमेज को आप सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इमेज रेंडर निकाल के इसको सेव किया हुआ है। देखिए ये इमेज है हमारी, हमने प्रोसेस करने का, रेंडर करने के बाद इसको सेव कर लिया। अब इसको एक्चुअल में इमेज क्लाइंट को फॉरवर्ड करने से पहले हम थोड़ा सा कलर करेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं फोटोशॉप का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहते हो कोई दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादातर डिज़ाइनर्स पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद फोटोशॉप का ही यूज़ करते हैं। तो हमने फोटोशॉप पे इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब आगे वर्क करने से पहले हमने यहाँ से सबसे पहले क्या करा, कैमरा रॉ फिल्टर ओपन किया अपना, और मैंने यहाँ से लेंस ब्लर पे जाके इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे ना तो इसके अंदर लेंस के अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब कहाँ पे आपको अपना फोकस रखना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट बता सकते हो कि किधर आपको अपना फोकस रखना है, फोकस सेटअप करना चाहते हो आप। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हो आप उसको, किस पे आप फोकस चाह रहे हो। ठीक है, और इसके साइज़ को भी आप रिड्यूस कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, कितना एरिया फोकस पे रखना है। ठीक है, देन यहाँ से आप पैरामीटर सेटअप कर सकते हो कि किस टाइप का ब्रोकन आउट आपको उसका इफ़ेक्ट चाहिए। ठीक है, ये इफ़ेक्ट्स आपके ज़्यादा बेटर बड़े मॉडल्स पे लगते हैं। अभी हमारा एक छोटा ऑब्जेक्ट है तो इसमें हमें इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट इसके देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में इफ़ेक्ट इसके हमें जब हम कंप्लीट जैसे बेडरूम का रेंडर निकालेंगे तो उस टाइम पे हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, विजुअल डेप्थ से आप यहाँ से चेक करके देख सकते हो कि किसके रेस्पेक्ट में कहाँ डेप्थ है, उसके रेस्पेक्ट में आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो। खैर, मैंने विजुअल रेंज को बंद किया। तो इसमें ब्लरनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप फोकस बता सकते हो और उस पॉइंट को चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके बता सकते हैं कहाँ पे आपको अपने उसका ऑब्जेक्ट का फोकस रखना है। ठीक है, तो वो आपका फोकस रहेगा और बाकी एलिमेंट आपके ब्लर हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके ब्लर इफेक्ट को आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो कि कम रखना है या ज़्यादा रखना है। ठीक है, अच्छा खैर, हम इस इफ़ेक्ट को अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हम ये ज़्यादातर कंप्लीट प्रोजेक्ट जो होता है उसमें हम अपने अप्लाई करते हैं।
ठीक है, उसके लिए हम जब जैसे बेडरूम बनाएंगे ना, तो बेडरूम के टाइम पे ये हमें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। अभी आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, कलर इफेक्ट्स, सॉरी इफेक्ट्स में जा सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्सचर्स हैं, क्लैरिटी है, इनको सेटअप कर सकते हो। ठीक है, टेक्सचर्स आपका जो है आप बढ़ा देंगे तो इसके टेक्सचर जो है वो थोड़े से डिफाइन हो जाएंगे। अभी आप देखिए मैंने इसको कम कर दिया तो वो हमारे क्या है, डल हो गए। ठीक है, मैंने इसको बढ़ा दिया तो टेक्सचर्स थोड़े से रीडिफाइन हो जाएंगे। देन क्लैरिटी पे बात करते हैं। यहाँ से आप क्लैरिटी को वुड सेटअप कर सकते हो, और आप देख सकते हो इससे थोड़ा सा वुडिश अपीयरेंस हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। DS से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर करेक्शन सेटअप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको कंट्रास्ट इसके अंदर सेटअप करता है। विंटेज आपके साइड से कलर इफेक्ट को अगर आप देखेंगे तो वो आपके मॉडल को सराउंडिंग से क्या करता है, एक ब्लैक कलर का एनवायरमेंटल फील देता है, जिसमें क्या होता है, फोकस आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर बना रहता है। ठीक है, तो अब विंटेज आपके ऊपर डिफाइन करता है कि आपको देना है या नहीं देना है। अगर आपको नहीं देना है तो आप उसके यहाँ से 0 पे अटैच कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ग्रेन्स जो होते हैं टेक्सचर्स के लिए ही होते हैं हमारे। आप चाहो तो यहाँ से ग्रेन्स बढ़ा सकते हैं। ग्रेन्स बढ़ाने पे क्या हो गया, आप देखिए ये एक तरीके से नॉइजिंग इसके अंदर आ गई है। जो डिनॉइज़र होता है हमारा वो इस नॉइजिंग को ही कम करता है, तो इसीलिए हम ग्रेन्स को मिनिमाइज़ करके चलते हैं। ठीक है, जनरली मिनिमाइज ही करके चलते हैं। तो यहाँ से पहला काम आप क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स पे वर्क कर सकते हो। देन कलर ग्रेडियंट पे अभी हम इस पे नहीं जा रहे। ठीक है, लाइटिंग्स वगैरह पे आप आ सकते हैं। लाइटिंग्स में क्या कर सकते हो आप यहाँ से ब्लैक पॉइंट को हाईलाइट करना है आपको या डल करना है। आप देखो ये ब्लैक ज़्यादा डार्कर हो गया, इधर हम लेके जाएंगे तो वो टेंड करेगा, वाइट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से वाइट पॉइंट को आपको ज़्यादा करना है, रिड्यूस करना है, इंक्रीज़ करना है, वो आप यहाँ से बता सकते हो। ये इफेक्ट आपका वाइट एलिमेंट्स पे ही देगा। देन शेडोज जो है उनकी इफेक्ट को आप हाईलाइट या उनको रिड्यूस कर सकते हो। तो ये पैरामीटर्स हैं जिनसे आप इनके चेंज कर सकते हो। हाईलाइट पैरामीटर जब हम लाइट वगैरह देते हैं ना, तब हमारा मेन ये रोल प्ले में आते हैं। तो अभी के लिए हम हाईलाइट्स को कम ही लेके चलते हैं। हाईलाइट्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से स्पार्कल करने का लगता है हमारा ऑब्जेक्ट, उस चीज़ को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, देन कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को भी हम यहाँ से चेंज नहीं कर रहे, एक्सपोजर को भी चेंज नहीं कर रहे, हम वही लेके चल रहे हैं। ठीक है, इतना सेटअप करने के बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे पहले Ctrl+T किया, या आप क्रॉप पे चले जाइए। क्रॉप पे जाने के बाद मैंने इसको इमेज को क्रॉप कर दिया हमारे मॉडल के हिसाब से, ताकि इस फ्रेम के अंदर आ जाए हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, इतना करने के बाद मैंने इस इमेज को फाइल पे गए, सेव एज कर दिया, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब आप इसको PNG या JPEG फॉर्मेट में सेव कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने इसको PNG फॉर्मेट में सेव कर दिया। ओके, इमेज सेव हो गई, हम इसको कट कर देते हैं। अब क्या करना है, हमने स्केचअप में से अपने 2D मॉडल जनरेट करना है। तो 2D मॉडल जनरेट करने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है इनकी हमें ज़रूरत नहीं है मॉडल जनरेट करने के लिए, तो इनको हाइड कर देते हैं। अब कौन से व्यू के रेस्पेक्ट में जनरेट करना है, आपको वो अलग अलग व्यू सेटअप करने पड़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम एक टॉप व्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से पहले टॉप व्यू पे क्लिक किया। अब टॉप व्यू पे क्लिक करने से, खाली टॉप व्यू पे क्लिक कर देने से काम नहीं चलेगा। आपको एक काम करना होगा, कैमरे को जाके ये मेक श्योर करना होगा कि यहाँ पे आपका पैरेलल प्रोजेक्शन ही लगा होना चाहिए। ठीक है, पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे ड्राइंग जनरेट करने जा रहे हैं। ड्राइंग्स जो होती हैं वो पैरेलल प्रोजेक्शन में ही जनरेट की जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए पैरेलल प्रोजेक्शन रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाना है, और 2D ग्राफिक्स पे जाना है। 2D ग्राफिक्स पे जाने का जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हो वो लोकेशन आपको बतानी है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक लोकेशन बना रखी है, आप देख सकते हैं, कॉफ़ी टेबल के नाम से। अब यहाँ पे आप इसका कौन से व्यू सेव करना चाह रहे हो, उसके लिए पहले फाइल फॉर्मेट आप यहाँ से दे दिए। जैसे कि हम कैड में उनको बाद में डायमेंशन डिटेल देना चाहेंगे, तो उसके लिए मैंने इसको DWG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के साथ साथ उसको नेम देना होगा। मैंने यहाँ से सेंटर टेबल टॉप के नाम से इसको नेमिंग दे दी, और इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। अब मेरे पास पहले से बनी हुई तो कह रहा है रिप्लेस करना, हमने कहा चलिए ठीक है, रिप्लेस कर दिया, यस कर दिया। तो यहाँ पे इसकी टॉप व्यू आ जाएगा। ऐसे ही अब अगर हम सामने देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू की डिटेल भी चाहिए होगी, तो हमने यहाँ से फ्रंट व्यू पे क्लिक किया। फ्रंट व्यू पे क्लिक करने के बाद देन अगेन फाइल पे गए, एक्सपोर्ट पे गए, 2D ग्राफिक्स पे गए, और अब हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, फ्रंट व्यू पे जाके एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे व्यूज़ जनरेट कर लेने हैं जो कि आप अपने ड्राइंग में दिखाना चाहते हो। जैसे आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिखाना है तो आप आइसोमेट्रिक कर सकते हैं, बॉटम दिखाना है बॉटम, साइड दिखाना है साइड। तो इस तरीके से आप अपने ड्राइंग को कैड में जनरेट कर सकते हो।
करने के बाद अब आपको स्केचअप में काम नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, अपनी कैड फाइल जो हमने जनरेट करी है उस कैड फाइल को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ से कैड फाइल सारी अलग अलग व्यूज़ की जनरेट कर ली है, आप देख सकते हैं बॉटम, फ्रंट, आइसोमेट्रिक, साइड और टॉप व्यू सारी जनरेट कर ली है। इन सारी फाइल्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमने ऑटोकैड के अंदर इनको ओपन कर लिया। अब सारी फाइल्स कैड में बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेट आती हैं, अलग अलग आती हैं, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अलग अलग आ रही हैं। आपको क्या करना होगा, सब फाइल को एक जगह लेके आना होगा, क्योंकि सारी फाइल्स अलग आएंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से दूसरे ऑब्जेक्ट पे दूसरी फाइल यहाँ से ओपन करी। अगर ये टैब आपके में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है, फाइल टैब ऑप्शन होता है हमारा, जैसे आप देखोगे अभी नहीं आ रहा, आप इसको ऑन कर दिएगा। व्यू पे जाना है, ऊपर से टूल बार्स के अंदर फाइल टैब को ऑन कर देना है और यहाँ से जाके पहले एक फाइल को सेलेक्ट किया, कॉपी करा, कंट्रोल सी। मैं सारी फाइल टॉप व्यू वाले में डाल देता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी करने के बाद, क्योंकि ये साइड व्यू होने वाला है तो मैंने इसको साइड में कहीं पे अलग रख दिया। ठीक है, साइड व्यू कॉपी कर दिया है। अब साइड व्यू की ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्लोज कर दो। आइसोमेट्रिक व्यू पे आते हैं, हमने यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू को कॉपी करा, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट किया और यहाँ पे एक अलग पोजीशन पे हमने पेस्ट कर दिया। आइसोमेट्रिक व्यू भी जनरेट कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी क्लोज कर दीजिए। देन फ्रंट व्यू पे आते हैं, फ्रंट व्यू यहाँ से कॉपी करा, कंट्रोल सी, टॉप व्यू वाले टेबल पे गए, कंट्रोल वी करके पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसके रेफरेंस एलिमेंट स्ट्रेट ले लिए। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू को मैं हल्का सा ऊपर रख देता हूँ। अच्छा, फ्रंट व्यू भी आ गया हमारा, इसको क्लोज कर दिया हमने। देन इसी तरीके से बॉटम व्यू चाहिए तो मैंने बॉटम व्यू को भी कॉपी करा, टॉप व्यू पे ही गए और यहाँ पे बॉटम व्यू को भी मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा टॉप व्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन लाइन ली, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया, इसी के लेवल पे आ रहा है। अगेन एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लिया हमने इसका। अब इसको हमने इस पर प्लेस कर दिया ताकि सेम बॉर्डर पे आ जाए। ऑर्थो को ऑन किया, इसको मूव करके मैंने पास में ले लिया। बॉटम व्यू ऊपर जा रहा है, बॉटम व्यू को मूव करके मैंने नीचे रख दिया। आइसोमेट्रिक व्यू साइड में कहीं पे भी डाल सकते हैं। ऑर्थो को ऑफ किया, साइड में यहाँ पे रख दिया। अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन जो है इनको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा एक ड्राइंग एक व्यू में आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले इस पर काम करने से पहले यूनिट सेटअप कर लेते हैं। तो हम यूनिट कमांड पे गए, यूनिट कमांड के अंदर डेसिमल लगा हुआ है, प्रिसीजन को हमने पॉइंट के बाद 2 यूनिट में कन्वर्ट किया, mm में ही हम ड्राइंग देना चाह रहे हैं, इसको हमने इंटरनेशनल कर दिया, ओके कर दिया। देन डी एंटर करा, मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट्स पे गए, डेसिमल लगा हुआ है, प्रिसीजन पॉइंट के बाद 2 यूनिट दिया, डेसिमल सेपरेटर को पीरियड किया, देन जीरो सप्रेशन में ट्रेलिंग को ऑन कर दिया। इतना करने के बाद आगे वर्किंग करने से पहले मैंने इसका एक बेस साइज़ देखा DLI से, तो आप देखोगे तो ये 1200 mm का साइज़ है। ठीक है, 1200 mm के लिए मैंने एक काम किया, ST एंटर किया, टेक्स्ट स्टाइल पे गए। टेक्स्ट का फॉन्ट आप देखेंगे तो TXT फॉर्मेट लगा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कैड में कहीं और फाइल से लेके आते हो ना, तो जो टेक्स्ट होता है वो TXT फॉर्मेट में ही आता है। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि ये ऑटोकैड के फाइल फॉर्मेट में ही आ जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका टेक्स्ट दे सकते हो। इसका टेक्स्ट का नाम होता है एरियल। जो कैड में बाय डिफ़ॉल्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट का नाम होता है एरियल, तो मैंने यहाँ से एरियल दे दिया। देन यहाँ पे टेक्स्ट हाइट की बात करते हैं हम, टेक्स्ट हाइट दे देते हैं, टेक्स्ट हाइट इतनी कि विजिबल रहे हमें इजीली, तो मैंने टेक्स्ट हाइट यहाँ से 50 कर दिया अभी के लिए। सेट करंट किया इसको और क्लोज कर दिया। इतना करने के बाद मैंने वापस से डी एंटर करा, मॉडिफाई पे गए, टेक्स्ट हाइट यहाँ पे आप सेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले से सेटअप कर दी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे सिंबल पे जाएंगे, सिंबल का मैंने साइज़ दे दिया 25 का और इसका शेप मैंने यहाँ से आर्किटेक्चर टिक में कन्वर्ट कर दिया। देन लाइन पे गए, एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन हमने यहाँ से 25 कर दी और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन भी 25 कर दिया। इतना करने के बाद मैंने ओके किया, ओके करने के बाद सेट करंट करने के बाद क्लोज करने के बाद अब जैसे मैं वापस से डायमेंशन यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो अब देखिए 1200 mm आ गई हमारी। अच्छा, इसको और ज़्यादा प्रॉपर करने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने लाइन टाइप का यूज़ किया, LT एंटर करा, लोड पे गए और लोड पे जाने के बाद मैंने इसके लाइन टाइप को हिडन में लोड कर दिया। हिडन लाइन टाइप हमने लोड कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, वापस से डी एंटर कर रहे हैं, मॉडिफाई पे जा रहे हैं। उससे पहले डी एंटर करा, मॉडिफाई पे गए एंड यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन जो है इसके लाइन टाइप को हमने हिडन लाइन टाइप में कन्वर्ट कर दिया।
आप चाहो तो डायमेंशन लाइन को भी इसी में कन्वर्ट कर सकते हो या उसको सॉलिड लाइन दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है कैसा रखना चाह रहे हैं। सेट करंट किया, क्लोज कर दिया। अब ये डॉटेड का शेप छोटा आ रहा है तो मैंने क्या किया, LTS एंटर किया यानी कि लाइन टाइप स्केल, और मैंने इसके लाइन टाइप स्केल पैरामीटर को बढ़ा दिया, 10 का कर दिया। अब ये मुझे ठीक लग रहा है। अब मैंने इसके टॉप व्यू में इसकी डिटेल दिखा दी कि ये 1200 mm का है, 750 mm का। अगर आपको याद हो जब स्केचअप में हम तैयार कर रहे थे तो हमने यही साइजिंग ली थी, याद है सभी को। देन नीचे बॉटम में मैंने टेक्स्ट कमांड से यहाँ पे मेंशन कर दिया, साइज़ टेक्स्ट की 50 रखी, और मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया कौन सा व्यू होने वाला है हमारा, टॉप व्यू। ठीक है, अब ये जो व्यू होने वाला है ये हमारा कौन सा व्यू है, बॉटम व्यू है। टोटल हाइट बताई हमने इसकी, यहाँ से क्लियर बताई हमने, DCO एंटर किया और 40 mm का हमने ऊपर बता दिया। ठीक है, देन मैंने यहाँ से यहाँ तक की विड्थ बताई इसकी 20 mm की है ये। देन DCO एंटर किया हमने, इनर टू इनर डिटेल दिखा दी इसकी। ठीक है, और आप इन पैरामीटर को चाहो तो साइड से भी दिखा सकते हो। तो मैं इनको हटा देता हूँ। हाँ, ये बॉटम की डिटेल हमने यहाँ दिखा दी। बॉटम व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बॉटम व्यू हमने हटा दिया। यहाँ साइड से भी हमने इसकी डिटेल दिखा दी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी डिटेल दिखा दी। अब ये एलिमेंट जो हैं हमारे, मैंने इसकी पहले तो सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया, ये इनकी ज़रूरत नहीं है। टॉप व्यू में भी हमारी ये सेंटर लाइन आ रही है, इसको मैंने डिलीट किया। सॉरी, इसको भी डिलीट किया। ओके, ये एक्चुअल में क्या है एलिमेंट होने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक काम किया। पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया हमने, या आप चाहो तो यहाँ पे सर्किल क्रिएट कर सकते हो। एक मैंने एक सर्किल क्रिएट किया, इसको मैंने सेलेक्ट करके इसके लाइन टाइप को हिडन में कन्वर्ट किया। लाइन टाइप स्केल के इसके रिड्यूस कर दिया हमने, या मैंने एक काम किया, सर्किल नहीं बनाया, मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। D एंटर 250 बाई 250 का एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने। F एंटर, R एंटर, 50 एंटर, P एंटर, इसको फिलेट कर दिया हमने। और मैंने इसको सेलेक्ट करके इसके लाइन टाइप को हिडन में कन्वर्ट किया। प्रॉपर्टी कमांड पे गए और इसके इंडिविजुअल लाइन टाइप प्रॉपर्टी को हमने रिड्यूस कर दिया 0.3 पे। ठीक है, इतना करने के साथ साथ हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। ग्लोबल विड्थ मिल रही है, ग्लोबल विड्थ भी मैंने यहाँ से बढ़ा दी।
ठीक है। और इतना ही नहीं, मैंने एक काम और किया, इसका कलर रिप्रेजेंटेशन भी चेंज कर दिया। ठीक है। इसको हमने अलग से नोट कर दिया, यानी कि अलग से नोट कर दिया। डिटेल ए, ठीक है। ऐसे ही हमने इसके लिए भी किया, मैंने इसको कॉपी किया, और मैंने इसको स्ट्रेच करके इसको कम कर लिया 50 mm। इसको मैंने नाम दिया डिटेल बी। ठीक है, इस तरीके से हमने इनका नॉमेनक्लेचर किया। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। सर हाँ जी। सर ये रेक्टेंगल बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी? शेप हाईलाइट करने के लिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है। अब एक ही डिटेल हम अलग से देंगे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले इसको पूरे को कॉपी करके इधर रखा। अब मैंने कमांड दिया XTRIM, एक्सट्रीम कमांड पे गए, इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया और बाहर क्लिक कर दिया। जब बाहर क्लिक करेंगे तो बाकी रेफरेंस एलिमेंट जो होंगे उसके डिलीट हो जाएंगे, ट्रिम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो मैंने इनको जो ट्रिम होगा उनको हटा दिया यहाँ से, और सिर्फ इसके अंदर के एलिमेंट जो थे वो रह गए। ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद हम एक काम करेंगे, इस लाइन को आप डिलीट कर दो। इसको मैंने ब्लॉक बना दिया, नाम दे दिया डिटेल ए। इसको मैंने स्केल कर दिया, इसको स्केल कर दो। मैंने इसको 3 टाइम स्केल किया। इसके ब्लॉक एडिटर पे गए, इसका साइज़ मुझे ऊपर का ज़्यादा लग रहा है, मैंने इसको कम कर दिया 50 mm। यहाँ से इसको कम किया 25 mm, यहाँ से कम किया 25 mm, और नीचे से भी कम किया 50 mm। इसको कम किया 12.5 mm, इसको कम किया 12.5 mm। ठीक है, इतना करके क्लोज ब्लॉक पे जाके सेव चेंजेस करके आ गए बाहर। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब आप चाहो तो इसी के अंदर डायमेंशन डिटेल्स वगैरह जो भी देनी है वो इसी के अंदर दे सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर वाले साइज़ को और कम कर देता हूँ 25। और इसको मैंने अलग से एनोटेट किया।
अब यहाँ पे टेक्स्ट इसकी साइज़ बड़ी आ रही है, तो मैंने एक काम किया, डी एंटर किया और न्यू पे गए, इसको मैंने हेडिंग दे दी स्मॉल, और मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ फिट में गया, फिट पे जाने के बाद मैंने इसको स्केल कर दिया 0.5 टाइम्स, और स्मॉल वाले को मैंने सेट करंट किया, क्लोज कर दिया। सेलेक्ट करके यहाँ से ये आपका स्टैंडर्ड पे लगा हुआ है, इसको चेंज कर दिया मैंने स्मॉल में, ऑटोमेटिकली इसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने यहाँ से टेक्स्ट कमांड से मेंशन कर दिया, टेक्स्ट साइज़ मैंने दे दिया 25 क्योंकि सभी हम स्मॉल कर रहे हैं, और मैंने इसमें लिख दिया सी ग्रूव 3/3 mm। ठीक है, इसकी डिटेल में मेंशन कर दिया, इसके टेक्स्ट को बढ़ा दिया। इनके हाइट को हमने कम कर दिया, ठीक है। और इसको हमने यहाँ नीचे लिखा डिटेल ए स्केल 2 टाइम्स इंक्रीज है 2:1। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने इसकी डिटेल दे दी ग्रूव की। यहाँ पे हमारा एक ग्रूव है, ठीक है, तो ए डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब ये क्या है, आपका ब्लॉक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको कहीं भी लेके जाते हो, इसके साथ प्लेस करती है। ऐसे ही आप इसकी डिटेल बना सकते हैं, डिटेल बी। ठीक है, अच्छा, सिर्फ इतना रखने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस इमेज दे देते हैं जिससे क्लाइंट मटेरियल पर्सपेक्टिव को थोड़ा समझ सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली XR एंटर करते हैं। जो हमने इमेज, आपको याद होगा, रेंडर निकाला था, XR एंटर करने के बाद हमने यहाँ से इसको क्लिक करके चेंज किया, अटैच इमेज पे गए। अब इमेज कहाँ पे सेव है, वहाँ उस लोकेशन पे जाइए, जैसे डेस्कटॉप पे सेव थी हमारी, हम डेस्कटॉप पे गए, PNG जो थी इमेज, हमने इसको ओपन किया, ओके किया, इसको फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट देके अटैच कर दिया। ठीक है, साइज़ इसका मुझे छोटा लग रहा है, मैंने इसको 2 टाइम्स बड़ा कर दिया है। ठीक है, अब ये टॉप व्यू आ गया हमारा, हमने इसी व्यू को कॉपी करके नीचे रखा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्रंट व्यू। देन ये हो जाएगा हमारा साइड व्यू। ये क्या हो जाएगी, हमारी रेफरेंस इमेज फॉर टेबल। ठीक है, अब इसमें आप मेंशन कर सकते हो। मेंशन करने के लिए हमें डिटेल इसकी अलग से एक डिटेल दिखानी पड़ेगी, उसमें मैंने इसको हटा दिया, ग्रूव को, इसको मैंने यहाँ पे हैच कर दिया। हैच कमांड पे गए, कोई भी कलर आप चाहो तो फिल कर दो रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, लीडर लाइन से मैंने डिटेल दिखा दी। मैंने डी एंटर करके स्मॉल की जगह स्टैंडर्ड को सेट करंट कर दिया, इसको भी स्मॉल से हटा के स्टैंडर्ड पे सेटअप कर दिया।
ठीक है, हमने यहाँ पे बता दिया कि कितने mm का बोर्ड होगा हमारा और मटेरियल फिनिश उसका कैसा रहेगा। एक्चुअल में 40 mm का बोर्ड भी नहीं होगा क्योंकि इसमें विनियर लगेगा, तो वो थोड़ा कम mm का हमें बोर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये डिटेल्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, मटेरियल की डिटेल्स किस तरीके से दिखाई जाती हैं। ठीक है, अब ये आपका पॉलिश भी हो सकती है, तो हमने या डीको हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से मटेरियल फिनिश दिखाई। अब वो मटेरियल फिनिश आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि इस तरीके की हमारी फिनिश रहने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज अटैच कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स कंप्लीटली शो करते हैं अब अपने ड्राइंग के अंदर। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। ठीक है, और आप चाहो तो इसको इसी वाले व्यू में दिखा सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल हैच कमांड का यूज़ करना है। यहाँ पे लीडर लाइन ली, ऑर्थो ऑन किया, ठीक है। इस तरीके से हमने अपनी इसकी डिटेल तैयार कर दी पूरी। अभी इसमें एक जॉइंट की डिटेल रह गई है, वो जॉइंट की डिटेल आप इसमें बना के रख देंगे ऐसे ही जैसे मैंने ये बताया ऐसे ही। सेक्शन कट अभी हमने नहीं किया, सेक्शन कट की डिटेल हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उसमें जैसे अब ये इस पर पेस्टिंग होगी ना, तो किस तरीके की पेस्टिंग होगी उसकी एक्चुअल थिकनेस हम उसमें बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फर्नीचर के ड्राइंग्स जनरेट कर सकते हैं रेंडर निकालने के बाद। ठीक है, और फिर बाद में हम इसको प्रोडक्शन के लिए भेज सकते हैं अपने, जैसे कि प्रोडक्शन इंजीनियर्स वगैरह को समझाना होगा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट तैयार होगा, तो हमें एक शॉर्ट ड्राइंग तैयार करनी पड़ती है जिसमें हम सेक्शन कट्स के साथ इनकी डिटेल्स बताते हैं कि एक्चुअल में जब कंस्ट्रक्शन होगा, अब जैसे विनियर है, विनियर आपका बोर्ड के ऊपर चिपकेगा, तो बोर्ड की थिकनेस और विनियर की थिकनेस दोनों की सेपरेट होगी, वो मिला के हमें 40 mm की थिकनेस का बोर्ड बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में या अगले आगे आने सेशन में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स रहते हैं, उसके हिसाब से इनके कैसे सेक्शन का डिटेल दिखानी होगी हमें। ओके, चलिए, सो आज का यहीं तक रखते हैं हम लोग। आया समझ में सभी को?